हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 7 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 is known as Gandhian era. After the death of Lokmanya Tilak in 1920, the reins of national movement went into the hands of Mahatma Gandhi. तो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो 1920 से लेकर 1947 का जो एरा है, का जो पीरियड है, इसे गांधीयन एरा कहा जाता है। लोकमान्य तिलक की डेथ के बाद 1920 में नेशनल मूवमेंट को संभाला महात्मा गांधी ने। मैं थोड़ा सा आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनका क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था जो था ड्वेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहले रूल कर रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा सप्रेस एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगी थी लोगों को। इस कारण से बहुत ज़्यादा ही डिसकंटेंट आ रहा था लोगों के बीच में, और हमारी कंट्री में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ था 1847 पे। तो इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्हें ये चीज़ फील हुई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया रूल करना सही नहीं रहेगा, और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारी जो पावर है अपने हाथों में ले लिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया एंड हमारा इंडिया डायरेक्टली रूल होने लगा। और पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो हमारी कंट्री के एज ए हेड एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था, लेकिन जब से ब्रिटिश पार्लियामेंट हमें रूल करने लगी हमारी कंट्री में एज ए हेड वाइस रॉय अपॉइंट होने लगा। तो हमारी कंट्री में भले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली रूल करने लगी थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो क्वीन विक्टोरिया थी, वहाँ की जो क्वीन थी, उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि हमें हमारा किसी तरह से भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, हमारा ध्यान रखा जाएगा, जो भी लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे लिए बनाएगी वो हमारे बेनिफिट के लिए होगा, लोगों के बेनिफिट के लिए होगा, और ये लोग सिर्फ हमारे अच्छे के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें कंटिन्यूसली सप्रेस ही किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा था। हर तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें प्रेशराइज करके रखा था, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली हमें प्रेशराइज करके रखा था। जितनी भी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, जितने भी फार्मर्स थे, किसी के पास भी खुद के लिए पैसा नहीं था, अपनी लाइवलीहुड के लिए पैसा नहीं था, खाने पीने रहने का पैसा नहीं था, और बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हमारे इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मोटिव था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से कोशिश की जाए कि ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड और अपने पॉलिटिकल राइट्स रखे जाए और उनसे वो राइट्स मांगे जाए। तो ये रीज़न था। अब इसमें दो लोगों के बारे में हमने पढ़ा था, देवर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जिनके बीच बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न थी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनके जो ओपिनियन थे, उनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत अलग थी। और इस समय लोकमान्य तिलक जो थे फ्रीडम फाइटर, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, वो जेल भी गए थे बीच ड्यूरेशन में, और बाहर निकल कर भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे। हमारी कंट्री का जो नेशनल मूवमेंट है वो उनके हाथ में था। लेकिन उनकी डेथ जब 1920 में हुई, उसके बाद महात्मा गांधी ने हमारा नेशनल मूवमेंट संभाला। चलिए आगे पढ़ते हैं। He gave a new direction to the freedom movement with the principles of truth, non-violence and satyagrah. Due to the influential leadership of Mahatma Gandhi, the national movement became more comprehensive. This led to the new beginning of a new era in the freedom movement of India. महात्मा गांधी ने हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था उसे एक नई डायरेक्शन दी थी। कैसे दी थी? उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे, ट्रुथ, सच्चाई, नॉन वायलेंस, बिल्कुल हिंसा नहीं करना, और सत्याग्रह। ये जो इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप थी महात्मा गांधी का, कि इसके कारण हमारा नेशनल मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। इसके कारण एक नया एरा हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, जो एरा था फ्रीडम मूवमेंट का, एरा ऑफ इंडिया। नाउ हम पढ़ते हैं रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका।
Mahatma Gandhi went to South Africa for some legal work in 1893. South Africa was a colony of the British. Many Indians had settled there for business, trade, and such other works. The Indians in South Africa were treated as criminals and humiliated at all times. तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे कुछ लीगल काम से. एक्चुअली महात्मा गांधी लॉयर थे, लॉ किया था उन्होंने, और कुछ लीगल काम से वो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में. साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह एक कॉलोनी ही थी जिन्हें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. बहुत सारे इंडियंस थे जो साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हो रखे थे बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए या किसी दूसरे काम के लिए. लेकिन साउथ अफ्रीका में यदि कोई भी इंडियन जाता था तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे कि वो क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है, और उन्हें ह्यूमिलिएट, उन्हें उनकी हर जगह बेइज्जती की जाती थी. In 1906, the government declared that it was compulsory for the blacks to carry an identity card and their freedom was restricted as well. Gandhiji followed the path of satyagraha against the injustice and gained justice for the people. अब अफ्रीका में 1906 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे उन्होंने कंपलसरी कर दिया जितने भी ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के. एक्चुअली साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड सिस्टम था. वहाँ पे भी ब्लैक और वाइट्स में बहुत भेदभाव होता था. जो वाइट्स थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक्स को बहुत इन्फीरियर और छोटा माना जाता था. तो वहाँ पे ब्लैक्स के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड अपना रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें फ्रीडम नहीं है कहीं भी जाने की. तो गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को, और लोगों के लिए उन्होंने लड़ा. लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसके लिए वहाँ पे वो लड़े. मतलब आप देखिए जब वो दूसरे कंट्री के लिए कर रहे थे तो वाई ही विल नॉट डू फॉर हिज ओन कंट्री. Gandhiji arrives in India. On 9th of January 1915, Gandhiji returned to India from South Africa. As suggested by Gopal Krishna Gokhale, he made a tour to the entire nation. He became sad looking at the misery and poverty of the people. He took up the vow of सर्विस टू द नेशन. तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए. गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के अच्छे फ्रेंड भी थे, उन्होंने गांधी जी को सजेस्ट किया कि आप पूरे नेशन में अलग अलग जगह जाइए और लोगों की कंडीशन देख कर आइए. जब गांधी जी ने ऐसा किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ. लोगों की मिजरी, लोग जिस कंडीशन में जैसे दुख में रह रहे थे वो देखकर, और लोगों की गरीबी देखकर, पॉवर्टी देखकर, इसलिए उन्होंने ये प्रण लिया, उन्होंने ये प्लेज लिया कि अब मैं अपने नेशन के लिए कुछ करूँगा, अब मैं अपनी जो लाइफ है वो अपने नेशन को दे दूँगा. ही स्टेड एट द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद. और गांधी जी फिर साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है वहाँ पे रहने लगे. ही फॉलोड अ न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल. और फिर गांधी जी ने एक नया तरीका चालू किया सत्याग्रह का, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए. क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो तो लोगों के लिए कुछ काम करती नहीं थी, किसी तरह से भी हमेशा अनजस्ट ही होता था. मतलब यदि किसी ने कुछ गलती नहीं भी की है तो भी उसे सज़ा मिलती थी. फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह. एक्चुअली सत्याग्रह था क्या? Gandhiji brought in a novel technique of satyagraha in the popular movement. Satyagraha means the insistence of truth. The main objective of satyagraha is through patience, and satyagraha an unjust person is made aware of truth and justice and also bring transformation in his views. तो एक्चुअली गांधी जी ने एक बहुत ही नोवल टेक्निक थी सत्याग्रह की जो हमारे नेशनल मूवमेंट में वो लेकर आए. सत्याग्रह का मतलब था सच्चाई, सच्चाई से काम करना, सच्चाई पे खड़े रहना. सत्याग्रह का मेन मोटिव ये था कि हर आदमी के अंदर पेशेंस होना चाहिए, और कोई ऐसा आदमी जो अनजस्ट है, ऐसा आदमी जो गलत चीज़ें करता है, उसे सच्चाई से मिलवाना, उसे बताना सच्चाई क्या है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, और लोगों के जो व्यूज़ है वो चेंज करना. लोग जो सोचते हैं मार कर, पीट कर, फायरिंग करके, ये सब चीज़ों से हम
कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों से हम अपना नेशनल मूवमेंट लड़ सकते हैं। उनके व्यूज़ चेंज करना, उन्हें ये बताना कि शांति से अपने सच को सामने रख कर भी अपने मूवमेंट को जीता जा सकता है। A person following satyagrah should never use violence and untruth means was the teaching of गांधी जी। गांधी जी का कहना ये था कि जो भी आदमी सत्याग्रह फॉलो करता है वो कभी भी वॉयलेंस, कभी भी हिंसा का यूज़ नहीं करेगा और साथ ही साथ कभी भी झूठी चीज़ों का यूज़ नहीं करेगा। ना वो झूठ बोलेगा, ना वो ऐसी कोई चीज़ करेगा जो झूठी हो। और ये सारी टीचिंग्स थी गांधी जी की। लेटर, not only in India but in many parts of the world, people adopted the path of satyagrah to fight against injustice. Gandhiji's path of satyagrah made an impact on Martin Luther King, who was struggling for the rights of the blacks in America, as well as on Nelson Mandela in South Africa. और आगे चलकर ऐसा हुआ कि गांधी जी का जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था ये पूरी दुनिया में फैल गया। हमारी दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और मार्टिन ल्यूथर किंग, जो कि अमेरिका में ब्लैक्स के लिए लड़ रहे थे, अमेरिका में ब्लैक्स के साथ भी बहुत इनजस्टिस होता था, गलत बिहेवियर होता था, तो वहाँ पे वो उनके लिए लड़ रहे थे। उन्होंने भी ये जो सत्याग्रह था वो एक्सेप्ट किया। और नेल्सन मंडेला, आप सबने सुना होगा, अफ्रीका में जो लड़ रहे थे ब्लैक्स के लिए, उन्होंने भी सत्याग्रह की फिलोसॉफी एक्सेप्ट की। चंपारण सत्याग्रह। In Bihar, the farmers of Champaran region were forced to cultivate indigo. The cultivators suffered economically since they received fixed amount from the planters. Gandhiji went to Champaran in 1917. तो बिहार में क्या हो रहा था कि जो भी फार्मर्स थे, चंपारण एक एरिया था, उस एरिया के जो भी फार्मर्स थे वो वहाँ पे नॉर्मल अपने क्रॉप्स उगाते थे। मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी ये चीज़ें पढ़ाई है कि कैश क्रॉप्स का एक कॉन्सेप्ट आया था जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। होता क्या था कि जो भी फार्मर रहता था वो अपने हिसाब से क्रॉप्स पहले उगाया करता था ब्रिटिशर्स के आने के पहले, और वो इस हिसाब से क्रॉप्स उगाता था कि उसे बेचना है तो वो अपने हिसाब से। बट फिर जब से ब्रिटिशर्स आए तो वो कैश क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता था कि जो भी फार्मर्स उगाएंगे वो ऐसी चीज़ें उगाएंगे जिससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा मिले, जिससे ब्रिटिशर्स जिसे बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिले। तो ऐसा ही चंपारण में हो रहा था। वहाँ के फार्मर से ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था अपनी फार्म्स में, और जो भी कल्टीवेटर्स थे, फार्मर्स थे, इकोनॉमिकली वो सफ़र कर रहे थे सिंस दे रिसीव फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स, क्योंकि उन्हें फिक्स अमाउंट मिल रहा था ब्रिटिशर्स से, इसलिए इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहे थे। मतलब आप सोचिए, इतनी महंगी चीज़ वो उगा रहे हैं तो उनका कितना पैसा लग रहा होगा, लेकिन उसके बदले उन्हें छोटा सा अमाउंट दे दिया जा रहा था कि आप इतना रुपए बस रखो, और उसके बदले ब्रिटिशर्स इतना सारा इंडिगो उनसे ले रहे थे, तो इसलिए फार्मर्स बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहे थे। ये चीज़ जब गांधी जी को पता चली तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द फार्मर्स इन चंपारण एंड लॉन्च एगिटेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह। Gandhiji's first war of independence in India became successful and the farmers were given justice. और गांधी जी जब चंपारण गए तो उन्होंने जितने भी फार्मर्स थे उनको एकजुट किया, और वहाँ पे जो जो भी डिसकंटेंट था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो रखी वहाँ के ऑफिसर्स के सामने सत्याग्रह के थ्रू। तो गांधी जी का ये जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ और वहाँ के फार्मर्स को जस्टिस भी मिला। नाउ कमिंग टू खेड़ा सत्याग्रह। Due to constant famines in Kheda district, Gujarat, the crop had failed. Still, land tax was forcibly collected by the government. Gandhiji suggested that the farmers should refuse to pay the tax. The farmers began the movement from scrapping of tax at Kheda in 1918. अब जो सेकंड सत्याग्रह गांधी जी ने किया था वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, वहाँ पे कांस्टेंट फेमाइन हो रहा था, मतलब कॉन्स्टेंटली वहाँ पे सूखा पड़ रहा था, जिस कारण से
फार्मर्स क्रॉप नहीं उगा पा रहे थे, कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ के फार्मर्स को गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती लैंड टैक्स, और वो भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स पे करना पड़ रहा था। जब गांधी जी वहाँ पे गए तो गांधी जी ने फार्मर्स से कहा कि आप लोग टैक्स पे करना छोड़ दो, आपको कोई कुछ भी वॉयलेंट काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली टैक्स पे करना छोड़ दो। और फार्मर्स ने यही काम किया। 1918 में फार्मर्स ने जब ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ, इस समय टैक्स पे करना छोड़ दिया। गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट, और वहाँ पे गांधी जी एज अ लीडर गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आपका लीडर बन के खड़ा होऊंगा और मैं आपके लिए वहाँ फाइट करूँगा। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स, और ये भी जो सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी सक्सेसफुल हुआ। गांधी जी लीडर बन के खड़े हुए और गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टैक्सेस लेना बंद कर दिया, लैंड टैक्स। Now coming to workers' movement at Ahmedabad. During the First World War, there was great inflation. Mill workers demanded for rise in salary, but the mill owners rejected this demand. As per Gandhiji's advice, the workers went on hunger strike. Finally, the mill owners had to back off and the salary of workers were increased. अब नेक्स्ट मूवमेंट हुआ था वर्कर मूवमेंट जो कि अहमदाबाद में हुआ था। एक्चुअली पहला जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन एक नया वर्ड है आपके लिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो भी प्राइसेस हैं, है ना, जो जो भी चीज़ों के दाम थे वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके थे, और जो मिल वर्कर्स थे वो अपने मिल ओनर से चाहते थे कि जब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो आप हमारी भी जो सैलरी है उसे भी बढ़ाओ। लेकिन मिल ओनर्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये लोग गांधी जी के पास गए और गांधी जी की ये एडवाइस थी कि आपको वायलेंटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, आप उनका काम करना बंद कर दो और भूख हड़ताल पे बैठो और कहो कि हमें हमारी मांगे पूरी करो। और फाइनली जो मिल ओनर्स थे उन्होंने इनकी डिमांड्स पूरी की और जो भी मिल वर्कर्स थे उनकी सैलरी बढ़ाई गई। नाउ कमिंग टू सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियंस हैड हेल्प द ब्रिटिश। द इंडियंस फेल्ट दैट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इज ओवर देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर टेकिंग डिसीजन for well-being of Indians. There was growing unrest among the Indians regarding the increasing prices, taxes, etc. हुआ क्या था, पहला जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, इसलिए हेल्प की थी क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम आपको एक अच्छी गवर्नमेंट देंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट देंगे जो आपके लिए काम करेगी। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि लोकमान्य तिलक जी ने जब इसी बेसिस पे मानी थी गवर्नमेंट की बात, कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारी जो भी सिस्टम होगा हमारा वो लोगों के वेलफेयर के लिए होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियंस को लगा कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो भी गवर्नेंस है वो लोगों की वेलबींग के लिए होनी चाहिए, और नहीं हुआ, इसलिए लोगों के बीच अनरेस्ट आ गया। लोग फिर से गवर्नमेंट से परेशान होने लगे क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ के प्राइसेस भी बढ़ा रखे थे, चीज़ों के दाम बढ़े हुए थे, टैक्सेस बढ़े हुए थे। तो इसीलिए लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ही डिसकंटेंट था, लोग बिल्कुल भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे थे। टू सप्रेस दिस डिसकंटेंट एंड टू सजेस्ट मेजर्स अबाउट इट, अ कमिटी वॉज अपॉइंटेड अंडर सर सिडनी रॉलात. According to recommendation of this committee, a new law was passed without considering the opposition of Indian members in Central Legislative Assembly on 17th of March 1990. तो ये जो लोगों के बीच में डिसकंटेंट था, आ रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक एक कमिटी बनाई गई जिनके हेड थे सर सैयद रौलत। ये जो कमेटी थी इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से एक नया लॉ पास किया गया था। उस लॉ और वो जो लॉ था उसमें
जो भी, ओके आई एम एक्सप्लेनिंग यू, एक्चुअली जो लॉ पास हुआ था, इस लॉ को कम्प्लीटली अपोज किया था इंडिया के जो भी मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, पर इनकी बातें नहीं मानी गई थी। इनके अपोजिशन के बाद भी ये लॉ पास किया गया था 17 मार्च 1919 में, और इस लॉ का नाम पड़ा रौलात एक्ट। This act gave right to the government to arrest anybody without any warrant or imprison without any trial. Appeal was prohibited against the punishment given through this act. The Indians called this act as Black Act, and a tide of anger arose all India India against this act. Gandhiji launched a satyagraha against it. तो इस एक्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट है कभी भी किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है और कोई भी चार्जेस उस पर लगा सकती है। कोई भी अपील नहीं है इसकी पनिशमेंट्स के लिए, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें क्यों जेल में डाला गया, और इस पे सीवियर से सीवियर पनिशमेंट भी दी जाएगी। और इस एक्ट को इंडियंस कहने लगे ब्लैक एक्ट, और इंडियंस के बीच जो गुस्सा था ब्रिटिशर्स के लिए वो और ज़्यादा ही बढ़ गया। और इसी समय गांधी जी ने लॉन्च किया सत्याग्रह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मतलब इतने टाइम तक छोटी छोटी जगहों की गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा था सत्याग्रह, या मिल ओनर्स के अगेंस्ट लॉन्च किया गया, लेकिन अब कंप्लीटली गवर्नमेंट, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया। On 6th of April 1919, he appealed to the Indians to follow Hartal all over India against the act. Indians responded to this appeal on a large scale. और महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सब इंडियन से रिक्वेस्ट की कि आप हर जगह हड़ताल में बैठ जाओ। मतलब आप जहाँ भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर काम करते हो आप वहाँ पे हड़ताल पे बैठ जाओ। आप बोलो हम काम नहीं करेंगे, आप हमारी डिमांड्स पूरी करो, ये रौलात एक्ट को हटाओ। और इस चीज़ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया गांधी जी को, और लार्ज स्केल में लोग हड़ताल में बैठने लगे। नाउ कमिंग टू जालियांवाला बाग मैसेकर, ये भी रौलात एक्ट से ही रिलेटेड है। और जो जालियांवाला बाग मैसेकर है इसे ब्लैक डे माना जाता है, या हम कह सकते हैं वर्स्ट डे माना जाता है हमारे इंडिया का, क्योंकि इस दिन जो चीज़ हुई थी उसके बाद इंडियंस पे बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट आया था कि ब्रिटिशर्स को अब एट एनी कॉस्ट किसी भी हालत में हमारी कंट्री से निकाल के फेंकना है। क्योंकि इसके पहले तक ऐसा था कि ब्रिटिशर्स टॉर्चर एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे थे, लेकिन वो इतना नीचे नहीं आए थे, इतना नीचे मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की थी जिससे जिससे कम्प्लीटली इंडियंस ऐसे हो जाए कि अब इन्हें किसी भी हालत में निकाल फेंकना है, बट ये हुआ। तो चलिए हम पढ़ते हैं ऐसा क्या हुआ था। द मूवमेंट दैट अरोस्ड अगेंस्ट द रौलात एक्ट टुक ओवर अ फियर्स फॉर्म इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। अमृतसर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट लोग कर रहे थे रौलात एक्ट का गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ऐसा हुआ था पंजाब में इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा ही इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अमृतसर मेन सेंटर था जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्पेट ऑफ सप्रेशन। और फिर गवर्नमेंट जिस तरीके से सप्रेस करती है, जिस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश करती है, ये काम गवर्नमेंट ने चालू कर दिया था। Gandhiji was prohibited from entering the province of Punjab. General Dyer issued order of ban on public meeting in Amritsar. Important leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichelu were arrested for their involvement in Amritsar हड़ताल केस। और गांधी जी को पंजाब में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। और उस समय जो गवर्नर थे जनरल डायर, उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि अमृतसर में कोई भी पब्लिक मीटिंग कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। और इम्पॉर्टेंट लीडर्स पंजाब के जैसे डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर किचेलू, इन सबको जेल में डाल दिया गया था अरेस्ट करके, ये कहकर कि आप सब ने अमृतसर हड़ताल केस करवाया है, आपका इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। अब एक्चुअली जालियांवाला बाग में क्या हुआ था।
As a protest against this, on 13th of April 1919, on Baisakhi Day, the people of Amritsar assembled at a place named Jallianwala Bagh. General Dyer arrived with armed force. The place was enclosed from all sides and had only one small gate. अब क्या हुआ कि लोग प्रोटेस्ट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन बैसाखी का दिन था, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे असेंबल हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत ही, मतलब नंबर तो उस दिन बहुत ज़्यादा था लोगों का, बहुत सारे लोग मिलकर जलियांवाला बाग में जाके कलेक्ट हुए, वहाँ पे जाके मिले एक दूसरे से, और वहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट ले डिस्कशंस वगैरह करते या वहाँ से प्रोटेस्ट करते। इस समय जो जनरल डायर थे वो अपनी पूरी आर्मी, अपने पूरे आर्म्ड फोर्सेस, मतलब आर्मी जिनके हाथ में गन थे और दूसरी चीज़ें थी, वो सब लेकर पहुंच गए जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग गेट जलियांवाला बाग जो बाग था उसकी जो एंट्री थी वो एक छोटे से गेट से थी। उस छोटे से गेट के अलावा निकलने के जो भी रास्ते थे वो थोड़े ऊंचे थे रास्ते, बट एक्चुअली जनरल डायर ने क्या किया कि उस पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे घेर लिया? अपने आर्म फोर्सेस के थ्रू उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जनरल डायर पोजिशन्ड हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट। और फिर जनरल डायर ने क्या किया कि अपनी आर्मी को अलग अलग जगहों पे सेट कर दिया और फिर गेट कंप्लीटली बंद कर दिया। Without giving any prior notification to the disarmed innocent people, he ordered his soldiers to fire. 1660 rounds had been fired. The army continued firing until the ammunition was over. In this massacre, about 400 people, including men and women, were killed. Many people were wounded. After firing, curfew was announced, and hence immediate treatment to the injured could not be made available. तो हुआ क्या कि ये गेट क्लोज करने के बाद जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि डिसआर्म्ड इनोसेंट पीपल, जो कि इंडिया के लोग वहाँ पे कलेक्ट हुए थे जिनके पास एक भी हथियार नहीं थे, उन्हें वहाँ पे घेर लिया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। और अराउंड 1660 राउंड्स ऑफ फायरिंग वहाँ पे की गई, जिसमें 400 लोगों की तो इमिडिएट मौत हो गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, कुछ लोगों को चोटें लगी, और उसके बाद कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए और बहुत सारे लोग बाद में जाकर मर गए। In entire Punjab, military law was enforced and many were sent to jail by the government. और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। पूरे पंजाब में मिलिट्री का लॉ चलने लगा, हर जगह आर्मी चली गई और पूरे पंजाब में ऐसा होने लगा कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा था उसे जेल भेज दिया जा रहा था। General Michael O. Dyer, governor of Punjab, was responsible for this massacre. All over India, there was protest against this act. As a protest against this massacre, Rabindranath Tagore gave away the title of Sir bestowed on him by the British government. और जनरल माइकल ओ डायर, जो कि गवर्नर था उस समय पंजाब का, वो रिस्पॉन्सिबल था इस मसक्कर के लिए। पूरे देश में इस एक्ट, रौलात एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था और फिर इस मसक्कर के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चलने लगा। और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि सर टाइटल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो टाइटल भी उन्होंने छोड़ दिया, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। लेटर इंडियंस डिमांडेड फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मसक्कर, हेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द हंटर कमीशन। और फिर उसके बाद इंडियंस प्रोटेस्ट करने लगे और डिमांड करने लगे कि आप ये जो मसक्कर कंडक्ट किया गया, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए और हमें आंसर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन अपॉइंट किया इस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए। तो ये सबसे वर्स्ट डे था। और आगे चलकर हमें ये भी चीज़ें पता चलेगी कि जिस गवर्नर जनरल ने ये कराया था, एक इंडियन ने ही उसे शूट करके मार डाला था। इतना गुस्सा था इंडियंस के अंदर इस जलियांवाला बाग मसक्कर के बाद। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।